नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप कुमार श्रीवास्तव आप लोग का स्वागत करता हूं सब कुछ पढ़ो चैनल पे। तो चलिए बच्चे, सब कुछ पढ़ो चैनल के क्लास को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम बच्चे अपने चैप्टर का नाम जानेंगे। हमेशा की तरह देखिए, बोर्ड पे लिख रखा है मैंने, ईंट मनके तथा अस्थियां। ईंट मनके तथा अस्थियां। तो बच्चे, मैंने आपको पिछली क्लास में हड़प्पा संस्कृति से जुड़ी बातें बताई थी, निर्वाह के तरीके बताया था, कृषि प्रौद्योगिकी बताई थी, यहां तक बता दिया था बच्चे। चलिए जरा अपने पॉइंट पर जाते हैं। अच्छा, सबसे पहले एक बात सभी बच्चे याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता को नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नगरीय सभ्यता। इसका मतलब है कि हड़प्पा सभ्यता में नगर बनते थे, तभी तो ये नगरीय सभ्यता थी। तो बच्चे, हमारा जो अगला पॉइंट है उसमें हम इसी बात का चर्चा करेंगे। तो बच्चे, हमारा अगला पॉइंट है मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र। सभी बच्चे ध्यान देंगे, हमारा अगला पॉइंट है मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र। क्लियर है? नाउ सबसे पहले मैं आप सभी बच्चों को बता दूं, बच्चे याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता का एक अनूठा पहलू उसके शहरों का विकास था। क्लियर कीजिएगा बच्चे कि इनका एक अनूठा पहलू क्या था इस सभ्यता का? वो ये था इनके शहरों का विकास। इसका मतलब है कि हड़प्पा में तरह तरह के शहरों का क्या हुआ था? विकास हुआ था। और शहरों का विकास जो था बच्चे, वो इस सभ्यता का क्या था? एक अनूठा पहलू था। और याद रखिएगा कि इसमें सबसे जो प्रसिद्ध शहरी केंद्र बना, पूरा स्थल बना, उसी का क्या नाम था? मोहनजोदड़ो। तो इस बात को याद रखिएगा बच्चे कि शहरों में मोहनजोदड़ो जो था वो बच्चे, मोहनजोदड़ो जो था वो सबसे महत्वपूर्ण पूरा स्थल बना। क्लियर है बच्चे? तो याद रखिएगा कि मोहनजोदड़ो ही क्या था? सबसे प्रसिद्ध पूरा स्थल। बच्चे, ऐतिहासिक स्थलों को हम पूरा स्थल कहते हैं। तो हमने ये देखा कि जो मोहनजोदड़ो है वही क्या है? इसका सबसे प्रसिद्ध क्या है? पूरा स्थल है। लेकिन एक बात याद रखिएगा बच्चे कि सबसे प्रसिद्ध मोहनजोदड़ो है, लेकिन सबसे पहले किसे खोजा गया था? हड़प्पा को खोजा गया था। इस बात को नहीं भूलेंगे बच्चे कि सबसे पहले हड़प्पा को खोजा गया था। तो सबसे पहले किसे खोजा गया था? हड़प्पा खोजा गया था। तो बच्चे, खोजा गया था सबसे पहले हड़प्पा, लेकिन सबसे प्रसिद्ध पूरा स्थल कौन निकला? वो निकला मोहनजोदड़ो। और किस सेंस में बच्चे निकला? एक नियोजित शहरी केंद्र के रूप में। क्यों? क्योंकि मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता में था, और हड़प्पा सभ्यता का एक अनूठा पहलू क्या था बच्चे? उनके शहरों का विकास था। अब जरा मोहनजोदड़ो को समझते हैं कि बच्चे इनके शहरों का विकास कैसे हुआ। तो याद रखिएगा बच्चे, सबसे पहली बात कि जरा यहाँ मोहनजोदड़ो की अभी हम केस स्टडी करते हैं, मोहनजोदड़ो को अच्छे से समझते हैं। क्लियर है? ठीक है। तो बच्चे याद रखेंगे कि मोहनजोदड़ो की जो बस्ती थी, क्लियर है, तो इस बस्ती को बच्चे दो भागों में बांटा गया था। कितने भागों में बांटा गया था? दो भागों में। यहां पर सभी लोग केयर कीजिएगा कि बस्ती को हमने दो भागों में बांटा। तो हमने ये देखा कि हड़प्पा सभ्यता की जो मोहनजोदड़ो बस्ती थी, वो बस्ती को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया था। क्लियर है बच्चे? याद रखिएगा, एक भाग जो था वो क्या था? छोटा भाग था। इस बात को केयर कीजिएगा। एक भाग क्या था बच्चे? वो छोटा भाग था। और छोटा भाग तो था ही, लेकिन छोटा भाग होने के साथ साथ वो किस पर बनाया गया था? ऊंचाई पर बनाया गया था। तो हमने देखा कि हड़प्पा सभ्यता की बस्ती जो है दो भागों में बटी हुई थी। पहले को हमने क्या माना बच्चे? छोटा भाग। ये जो छोटा भाग था ये किस पर बना था बच्चे? ऊंचाई पर बना था। क्लियर है? ठीक। अच्छा, दूसरा जो भाग था बच्चे वो क्या था? बड़ा भाग था। यहां देखिए, दूसरा क्या था बच्चे? बड़ा भाग। तो जो बड़ा भाग था वो बच्चे ऊंचाई पर नहीं था, वो कहां था? नीचे था। इसका मतलब है कि हमने ये देखा कि जो बड़ा भाग था
वो कहाँ था, नीचे था। इसका मतलब है बड़ा भाग जो है बच्चे वो ऊंचाई पर नहीं बना था। क्लियर है? ठीक। छोटा भाग बच्चे जो ऊंचाई पर बना था इसका नाम रखा गया दुर्ग। क्या नाम रखा गया? दुर्ग। लेकिन जो बड़ा भाग नीचे था, ऊंचाई पर नहीं था बच्चे, उसे कहा भी गया निचला शहर। क्या कहा गया उसे? निचला शहर। तो हमने ये देखा कि जो मोहनजोदड़ो है इसकी बस्ती दो भागों में बटी हुई थी। पहला भाग जो छोटा था वो किस पर बना था बच्चे? ऊंचाई पर बना था और उसे क्या कहा गया? दुर्ग कहा गया। उसी तरह जो बड़ा भाग था बच्चे वो नीचे था, वो ऊंचाई पर नहीं था और उसे क्या कहा गया? निचला शहर कहा गया। क्लियर है? अच्छा, एक चीज यहां पर क्लियर करना है बच्चे कि फिर इससे क्या हुआ? दीवारों से घिरा था। क्या था बच्चे? ये दीवारों से घिरा था। तो हमने देखा कि उन्होंने छोटे भाग को ऊंचाई पर बनाया जिसे दुर्ग कहा, वो दीवारों से क्या था? घिरा था। लेकिन जो बड़ा भाग था बच्चे वो नीचे था, उसे निचला शहर कहा गया और निचला शहर भी जो था बच्चे वो क्या था? दीवारों से घिरा था। इसका मतलब है कि उन्होंने दुर्ग को भी दीवारों से घेर दिया था और उसी तरह हमने देखा कि उन्होंने निचला शहर को भी क्या कहा था बच्चे? दीवारों से घेर दिया था। यहां तक समझ में आए? अच्छा, याद रखिएगा बच्चे कि जो दुर्ग ऊंचाई पर बनी हुई थी वो वो बच्चे कच्ची जो होती है ईंट के चबूतरे पर थी। इस बात को याद रखिएगा कि कच्ची ईंट के चबूतरे पर। इसका मतलब है कि अगर ये ऊंचाई पर बनी हुई थी तो ऊंचाई पर, इसका मतलब था कि हमें इस बात को याद रखना है कि दुर्ग इसलिए ऊंचा था क्योंकि वो कच्ची ईंट के चबूतरे पर बना था। कच्ची ईंट के चबूतरे पर। इस बात को याद रखिएगा बच्चे कि दुर्ग जो ऊंचाई पर बना था वो कच्ची ईंट के किस पे बना था बच्चे? चबूतरे पर बना था। क्लियर है यहां तक? अच्छा, अब यहां पर केयर कीजिएगा बच्चे कि कई भवन जो थे वो ऊंचे चबूतरे पर भी बने थे। इस बात को भी हमें केयर करना है कि यहाँ के कई भवन जो थे ऊंचे चबूतरे पर बने थे। और याद रखिएगा कि सारा भवन चबूतरे पर बना था तो एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित था। इसका मतलब बच्चे हमने ये देखा कि यहाँ के कई भवन जो थे वो क्या थे? वो ऊंचे चबूतरे पे बने थे और चबूतरा जो था बच्चे वो एक निश्चित क्षेत्र में सीमित था। इसका मतलब भवन भी क्या थे? वो भी एक निश्चित क्षेत्र में क्या थे बच्चे? सीमित थे। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये लगता है कि पहले बस्ती का नियोजन किया गया था। पहले बस्ती की क्या की गई थी बच्चे? प्लानिंग की गई थी। तो बस्ती का नियोजन करने के बाद उन्होंने क्रियान्वयन किया। यानी पहले उन्होंने बस्ती की बच्चे क्या बनाया? प्लान बनाया, नियोजन बनाया और फिर बाद में बस्ती बनाई गई। तभी सब कुछ क्या थी? नियोजित थी। अच्छा, केयर कीजिएगा बच्चे, यहां जो ईंटें थी वो धूप में भी पकी हुई थी और भट्ठी में भी पकी हुई थी। तो हमने क्या देखा बच्चे कि जो ईंट है वो धूप में भी पकाई गई थी और फिर किस में पकाई गई थी बच्चे? आग में भी पकाई गई थी। क्लियर है यहां पर? ठीक। तो इसका मतलब है कि इनके पास जो ईंटें थी वो धूप में भी पकी हुई थी और आग में भी पकी हुई थी। इस बात को याद रखिएगा बच्चे कि जो ईंटें थी, ईंटें जी थी वो धूप एवं आग में पकी थी। क्लियर है? और याद रखिएगा कि इन ईंटों का क्या होता था? एक निश्चित अनुपात भी होता था। इस बात को याद रखना है बच्चे कि ईंट का एक निश्चित अनुपात होता था। ईंट का अनुपात भी क्या होता था बच्चे? एक निश्चित अनुपात होता था। कहा जाता था बच्चे कि ईंटों की लंबाई और चौड़ाई इनके ऊंचाई की 4 गुनी और 2 गुनी होती है। याद रखिएगा बच्चे कि ईंटों की लंबाई और चौड़ाई उनके ऊंचाई के 4 गुनी और 2 गुनी होती थी। और याद रखिएगा कि इसी तरह की ईंट सभी हड़प्पाई बस्तियों में पाई गई है। इस बात को भी याद रखिएगा कि ईंट जो है बच्चे सभी हड़प्पाई बस्तियों में पाई गई है। सभी हड़प्पाई बस्तियों में पाई गई है। तो देख सकते हैं बच्चे कि किस तरीके से ये जो है पकी ईंटों का क्या कर रहे थे? प्रयोग कर रहे थे। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? चलिए, यहां हमने मोहनजोदड़ो के नियोजित शहरी केंद्र को सीखा। हम आगे बढ़ते हैं बच्चे, हम अपने अगले पॉइंट पर।
बच्चे अब हमारा अगला पॉइंट है नालों का निर्माण। तो हमें यह देखना है कि ठीक है, हड़प्पा सभ्यता जो है उसका अनूठा पहलू उसका नगर था, शहर थे। अब जरा देखते हैं कि नालों का निर्माण कैसे करते हैं। मैं मिटाऊं बच्चे, आप ये सीख चुके हैं, ठीक है। चलिए अब जरा देखते हैं कि इनके नालों का निर्माण कैसे था। क्लियर है बच्चे? ना, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे नालों का निर्माण। नालों का निर्माण। बच्चे नाला तो समझते हैं जिससे पानी पास होती है, ठीक है। तो चलिए हमारा अगला पॉइंट है नालों का निर्माण। एक बात सभी बच्चे याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता की खूबी क्या थी, इनकी नियोजित जल निकास प्रणाली। याद रखिएगा कि इनकी जो जल निकास प्रणाली क्या थी, वो भी नियोजित थी। इस बात को हमें याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता की एक खूबी थी नियोजित जल निकास प्रणाली। नियोजित जल निकास प्रणाली यानी हड़प्पा सभ्यता में पानी, बच्चे निकास का मतलब है निकलना, पानी के निकलने का भी एक नियोजन था। इसका मतलब है कि इनकी नियोजित जल निकास क्या थी बच्चे? प्रणाली थी। अगर हम इसे निचले शहर में देखें, जरा इसी चीज को हमें कहां देखना है बच्चे? निचला शहर में देखें। जैसा मैंने अभी बताया था ना कि ये बड़ा भाग था, तो याद रखिएगा कि निचले शहर में यह देखा गया कि नालियां और गलियां और सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काट रही थी। याद रखिएगा बच्चे कि निचला शहर में यह देखा गया कि गलियां एवं सड़कें, गलियां एवं सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, समकोण पर काटती थी, जिसे ग्रिड पद्धति कहा गया। क्या कहा गया बच्चे? इसे सभी लोग याद रखेंगे, इसे कहा गया ग्रिड पद्धति। इसे क्या हमने कहा? ग्रिड पद्धति कहा, ठीक है। क्योंकि नालियां और सड़कें जब बच्चे एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं तो इस व्यवस्था को ग्रिड पद्धति कहा गया। यानी मोहनजोदड़ो में या हड़प्पा नगरों में यह देखा गया कि उन्होंने ग्रिड पद्धति का प्रयोग किया था। क्लियर है? अच्छा, इससे यह प्रतीत होता है कि पहले उन्होंने नाली के साथ गली बनाया। याद रखिएगा कि इससे क्या लगता है कि पहले नाली के साथ क्या बना? गली बना। इसका मतलब है कि देख सकते हैं इन्होंने क्या किया कि पहले नाली के साथ गली बना दिया। नाली के साथ क्या बना? गली बना। देख सकते हैं बच्चे कैसा नियोजन था कि इन्होंने पहले ही क्या किया कि नाली के साथ ही क्या बना दिया? गली बना दिया। क्लियर है? अच्छा, और फिर उसके अगल बगल क्या बने? आवास बने। तो हमने देखा कि नाली के साथ गली बना दिया और गली बनाकर उसके अगल बगल क्या बना दिया बच्चे? आवास बने। अब उसके अगल बगल क्या बन गए? आवास बन गए। और घर का गंदा पानी नाली में, एक घर नाली में आकर गिरता था। तो फिर हमने देखा कि घर का गंदा पानी, घर का गंदा पानी नाली में आकर गिरता था। और याद रखिएगा कि घर का एक ना एक दीवार गली से लगा रहता था, गली से लगा रहता था। तो देख सकते हैं कि बच्चे इनका नियोजन कितना अच्छा था कि इन्होंने क्या किया कि हमने ये देखा कि सड़कें और गलियां एक दूसरे को 90 पे समकोण पे काट रही थी। तो इन्होंने क्या किया कि पहले नाली के साथ क्या बना दिया था? गली बना दिया था। और फिर उसके अगल बगल क्या बना दिया? घर। अब घर का गंदा पानी किस में गिरता था? नाली में। और नाली जो है फिर बाहर निकल जाती थी। क्लियर है? अच्छा, याद रखिएगा बच्चे, इसके लिए घर की एक ना एक दीवार क्या होती थी? गली से सटी रहती थी। तो जब वो गली से लगा रहेगा, सटा रहेगा, तो पानी सीधे नाली में गिरेगा और वो नाली गली के साथ साथ अपना निकलकर चली जाएगी। तो देख सकते हैं कि इनके जो जल निकास प्रणाली थी वो भी कितनी जबरदस्त थी, क्योंकि वो नियोजित थी बच्चे। क्लियर है? चलिए, यहां हमने नालों का निर्माण तो सीखा। अब बच्चे जरा देखते हैं कि ये घर कैसे बनाते थे। क्लियर है? तो बच्चे घर बनाने को कहा जाता है गृह स्थापत्य। क्या कहते हैं बच्चे? गृह स्थापत्य। तो चलिए हम अगला पॉइंट को सीखते हैं कि ये कैसे घर बना रहे थे, जिसे कहा जाता है गृह स्थापत्य।
तो हमारा अगला पॉइंट हो गया बच्चे गृह स्थापत्य। यहां सभी बच्चे क्लियर करेंगे। हमारा अगला पॉइंट है गृह स्थापत्य। इसका मतलब है, अगर साधारण भाषा में कहा जाए बच्चे, तो घर का निर्माण शैली। इसका मतलब अब हमें यह देखना है कि इनके घर की निर्माण शैली कैसी थी, गृह स्थापत्य कैसा था। तो बच्चे याद रखिएगा कि जो इनका निचला शहर है वो आवासीय भवन का एक उदाहरण है। याद रखिएगा, हम निचले शहर की बात करते हैं बच्चे, तो जो निचला शहर है उसमें आवासीय भवन के उदाहरण हैं। आवासीय भवन मतलब क्या होता है बच्चे, रहने वाला भवन। तो हमने देखा कि जो निचला शहर है वो क्या है, उदासीय भवन का उदाहरण है। और याद रखिएगा बच्चे कि उदासीय भवन क्या था, वो एक आंगन पर केंद्रित रहता था। तो हमने देखा कि आवासीय भवन किस पर केंद्रित है, एक आंगन पर। बच्चे आज भी हमारे घरों के बीच क्या होता है, एक आंगन होता है। तो हमने देखा कि एक आंगन पर ये भवन क्या है, केंद्रित है। यहां तक सभी बच्चे समझ में आए। तो हमने देखा कि निचला शहर में आवासीय भवन के कई उदाहरण हैं, और आवासीय भवन जो है वो एक आंगन पर क्या है, केंद्रित है, और चारों ओर क्या बने हैं, कमरे बने। इस बात को भी याद रखिएगा बच्चे कि आंगन में केंद्रित हैं और चारों ओर क्या बने हैं, कमरे बने हैं। यानी इस आंगन के चारों तरफ क्या है, कमरे बने हैं। और याद रखिएगा बच्चे कि आंगन का प्रयोग लोग खाने में, कटाई में करते थे। इस बात को याद रखिएगा कि आंगन का प्रयोग किस में होता था, खाना में होता था या कटाई में होता था। देख सकते हैं। तो बच्चे देखिए, निचले शहर में कई आवासीय भवन के उदाहरण हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि एक आंगन पर ही सारे भवन केंद्रित हैं। चारों ओर उस आंगन के क्या बने हैं, कमरे बने हैं। और इससे पता चलता है कि आंगन का प्रयोग जो है वो खाने में करते थे या कटाई में करते थे। एक चीज और केयर करना है बच्चे कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो एकांतता को महत्व देते थे। एकांतता का मतलब होता है बच्चे अकेले रहने को, ठीक है। तो लोग किसको महत्व देते थे, एकांतता को महत्व देते थे। इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो एकांतता को क्या करते थे, महत्व देते थे। क्योंकि वो अकेले, इसलिए बच्चे ऐसा लगा क्योंकि जो दीवारें जमीन पर खड़ी होती थी, दीवारों में खिड़कियां नहीं होती थी। इसका मतलब है कि लोग चाहते थे कि वो अकेले रहें। तो यहां केयर कीजिएगा कि दीवारों पर खिड़कियां नहीं होती थी, दीवारों पर खिड़कियां नहीं होती थी, ताकि न कोई बाहर से देख सके और न ये खुद बाहर देख सके, क्योंकि अकेले को, एकांतते को महत्व देते थे। तो दीवारों पर क्या होता था बच्चे, खिड़कियां भी नहीं होती थी। और याद रखिएगा कि मुख्य द्वार से अगर आप आंगन को देखना चाहें या घर के अंदर देखना चाहें तब भी कुछ नहीं दिखता था। याद रखेंगे इस बात को भी कि मुख्य द्वार से आंगन भी नहीं दिखता था, मुख्य द्वार से आंगन नहीं दिखता था। तो बच्चे हम इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग कितने एकांतता पर ध्यान देते थे कि दीवारों पर खिड़की भी नहीं होती थी। और आप घर के मुख्य दरवाजे से अगर अंदर देखना भी चाहें तो आपको अंदर का आंगन वगैरह भी नजर नहीं आता। लोग इतने अकेलापन या एकांतता को क्या करते थे, महत्व देते थे, ठीक है। अच्छा, और एक चीज क्लियर कीजिएगा कि यहाँ हर एक घर में देखा गया कि ईंट के फर्श से बना एक स्नाना घर होता था। इस बात को भी याद रखिएगा कि हर एक घर में ईंट के फर्श का बना एक स्नाना घर होता था। स्नाना घर मतलब बच्चे नहाने का बाथरूम, स्नाना घर भी क्या होता था। तो इस बात को याद रखिएगा कि मैंने ये देखा गया कि ईंट के फर्श नीचे बने होते थे और वो क्या होता था, स्नाना घर भी होता था। क्लियर है। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा बच्चे कि जो स्नाना घर था उसकी नाली सड़क की नाली से जुड़ जाती थी। याद रखिएगा कि स्नाना घर की जो नाली है वो किससे जुड़ती थी, सड़क की नाली से जुड़ती थी, सड़क की नाली से जुड़ती थी। तो हमने ये देखा बच्चे कि जो नाली है स्नाना घर की, वो नाली क्या कर जाती थी, फिर सड़क की नाली से जाकर
जुड़ जाती थी, जिससे वहां का गंदा पानी उस नाली में आ जाता था और नाली से वो फिर बहकर क्या हो जाता था, निकल जाता था। क्लियर है? अच्छा, एक चीज याद रखिएगा बच्चे कि कुछ घरों में हमें ऊपरी तल पर जाने के लिए सीढ़ियों के भी अवशेष मिले हैं। इस बात को भी याद रखिएगा बच्चे कि कुछ भवनों में, यहां मैं लिख दे रहा हूं बच्चे अपने समझने के लिए, कि कुछ भवनों में सीढ़ियों के अवशेष मिले हैं। कुछ भवनों में सीढ़ियों के भी क्या मिले हैं, अवशेष मिले हैं, जिससे पता चलता है कि लोग अपने घर के छत पर या ऊपरी तल पर जाने के लिए इन सीढ़ियों का क्या करते थे, प्रयोग करते थे। क्लियर है? अच्छा बच्चे याद रखिएगा कि कुछ घरों में कुएं भी थे जो बाहर के लोगों के लिए थे। याद रखिएगा कि कुछ घरों में क्या थे बच्चे, कुएं भी थे। क्या? कुएं भी थे जो बाहर के लोगों के लिए था, जो बाहर के लोगों के लिए था। क्योंकि बच्चे इस कुएं को इस तरीके से बनाया गया था कि बाहर का लोग भी अगर कोई आता तो घर के बाहर ही उससे क्या होता, इस एक कमरे में ये कुआं मिल जाता, जिसको लोग क्या कर सकते थे, प्रयोग कर सकते थे। तो याद रखिएगा कि भवनों में जो कुएं मिले हैं उससे किसके लिए मिला था, वो घर के बाहर का अगर कोई आदमी है तो आकर के इसका क्या कर लेगा, उपयोग कर लेगा। और हमें इस बात को याद रखिएगा बच्चे कि अकेले मोहनजोदड़ो में 700 कुएं मिले हैं। इस बात को याद रखना है कि मोहनजोदड़ो में कितने कुएं मिले हैं बच्चे, 700 कुएं मिले हैं। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि अकेले मोहनजोदड़ो में बच्चे 700 कुएं मिले हैं, जो इस तरीके से था कि घर का से कोई अगर बाहर का भी आदमी घर में आ रहा है तो उसे ये कुआं मिल जाएगा, बाहर ही बाहर वो इसका प्रयोग करके जा सकता है। पूरी बात समझ में आई? चलिए बच्चे यहां तो हमने गृह स्थापत्य को अच्छे से सीखा। क्लियर है? अब जरा इसके दुर्ग की बात करते हैं। हमने निचले शहर की बात की बच्चे, अब हमें किसकी बात करनी है, दुर्ग की। क्लियर है? तो हमारा अगला पॉइंट होगा दुर्ग। तो सभी बच्चे पहले इस पॉइंट्स को अच्छे से आपने समझ लिया। आप वीडियो पॉज करके बेटा सारी बातों को लिख सकते हैं। क्लियर है? चलिए मैं मिटाता हूं इसे, हम दुर्ग की ओर चलते हैं। ना बच्चे जो हमारा अगला पॉइंट है वो क्या है, दुर्ग है। हम उसे समझते हैं। पहले मैं गृह स्थापत्य मिटा दूं, ये अभी आपने सीख लिया है, ठीक है। चलिए अब दुर्ग को समझते हैं। दुर्ग क्लियर है बच्चे? पहले ही बताया था कि दुर्ग ऊंचाई पर था और छोटा था। अच्छा याद रखिएगा बच्चे, दुर्ग को देखकर ऐसा लगता है कि ये विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजन के लिए थे। याद रखिएगा कि दुर्ग किसके लिए था बच्चे, विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजन। सार्वजनिक का मतलब है सब लोगों के लिए। तो हमने देखा कि दुर्ग का प्रयोग किसके लिए था, किसी विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजन के लिए, किसी खास पब्लिक फेवर के लिए बच्चे। सार्वजनिक प्रयोजन, सार्वजनिक का मतलब होता है पूरी पब्लिक के लिए, सबों के लिए। एक सार्वजनिक क्या था, ये प्रयोजन के लिए था। क्लियर है? अच्छा बच्चे याद रखिएगा इसमें एक माल गोदाम है। क्या है? इसमें एक माल गोदाम भी मिला है दुर्ग में, एक माल गोदाम मिला है। ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, तो हमें याद रखना है कि दुर्ग में क्या है, एक माल गोदाम है। और इस माल गोदाम की खूबी क्या है बच्चे कि इसके जो है ईंट से बने हुए निचले अवशेष बाकी हैं। याद रखिएगा कि माल गोदाम बना है और ईंट से बने निचले अवशेष बाकी हैं। और कहा जाता है कि इसका जो ऊपरी हिस्सा है वो शायद लकड़ी से बना था, जो अब नहीं है। इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा कि कहा गया है कि इसका जो माल गोदाम का जो निचला हिस्सा है उसके ईंट के अवशेष अभी भी है।
तो ऐसा माना जाता है कि जो इसका ऊपरी हिस्सा है वो किससे बना है, लकड़ी से बना है, और लकड़ी से बनने के कारण वो अभी तक बचे नहीं है। क्लियर है? ठीक। अच्छा, माल गोदाम के बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट बच्चे वो जगह है, एक जो भवन है, आप उसी को क्या कहते हैं, विशाल स्नानागार। तो याद रखिएगा कि दूसरा है बच्चे जो दुर्ग में मिला है, हम उसे कहते हैं स्नानागार। तो जब बच्चे जरा समझते हैं कि स्नानागार है क्या। बच्चे याद रखिएगा, ये जो स्नानागार है पहले तो ये बहुत विशाल है। याद रखिएगा, ये स्नानागार क्या है बच्चे, बहुत ही विशाल है, बहुत ही बड़ा है। और ये जो स्नानागार है आंगन में बना है। कहां बना है बच्चे? आंगन में। आंगन में आयताकार जलाशय, क्या है बच्चे? ये आयताकार जलाशय है। तो हमने देखा कि स्नानागार बहुत ही विशाल है और ये आंगन में बना हुआ आयताकार जलाशय है, यानी आयत के रूप में है। आयताकार क्या है बच्चे? जलाशय है। क्लियर है? अच्छा, फिर याद रखिएगा ये चारों ओर गलियारे से घिरा है। हम इस बात को भी याद रखना है कि ये किससे घिरा है? गलियारे से घिरा है, जिससे तल तक जाया जा सकता है। याद रखिएगा बच्चे, इस गलियारे से तल तक स्नानागार के जाया जा सकता है, क्योंकि ये जो गलियारा है उसको चारों ओर से ऐसे घेर कर है, जिससे चलकर आप स्नानागार के तल तक जा सकते हैं, नीचे तक जा सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, फिर याद रखिएगा इसके उत्तर और दक्षिण में 2 सीढ़ियां हैं। इस बात को भी हमें याद रखना है बच्चे कि उत्तर एवं दक्षिण में, उत्तर एवं दक्षिण में क्या है बच्चे? 2 सीढ़ियां हैं। उत्तर एवं दक्षिण में क्या है? 2 सीढ़ियां हैं इस स्नानागार के। यहां तक समझ में आया बच्चे? अच्छा, फिर याद रखिएगा कि इसके किनारों को ईंट और जिप्सम के गारे से भर दिया गया है ताकि जल बाहर नहीं निकल पाए। इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा कि इस स्नानागार के जो किनारे हैं, ठीक है, यहां देखिए बच्चे मैं लिख रहा हूं ताकि आप चीजों को तुरंत जोड़ दें। क्लियर है? ठीक है बच्चे, याद रखिएगा कि जो किनारा है, ठीक है, किनारों को ईंट एवं जिप्सम के गारे से बनाया है ताकि जल रुक जाए। क्लियर है बच्चे? तो आपने देखा कि किनारे को क्या किया है, ईंट में जिप्सम का गारा भरकर दीवार जैसा बना दिया है आयताकार। अब इससे क्या हुआ कि जो पानी है वो अंदर ही रह जाएगा, पानी बाहर निकलकर नहीं जाएगा, तो इससे पानी रुक जाएगा। अच्छा, फिर याद रखिएगा कि 3 और कक्ष बने इसी स्नानागार के बच्चे। फिर आप देखेंगे कि 3 और क्या बने हैं? कक्ष बने हैं, यानी कमरे बने हैं। तो हमने देखा कि इस स्नानागार के 3 और क्या बने हैं? कक्ष बने हैं। क्लियर है? और याद रखिएगा बच्चे कि पानी जो है एक बड़े नाले में बह जाता है। इसका पानी फिर किधर बह जाता है बच्चे? तो पानी एक बड़े नाले में बह जाता है, एक बड़े नाले में बह जाता है। तो देख सकते हैं मैं सारे नेचर एक ही जगह लिख रहा हूं कि आपको पूरी बात मिल जाए। तो हमने देखा बच्चे कि बाद में इसका पानी क्या है? एक बड़े नाले में बह जाता है। और कहा जाता है कि इसका जो प्रयोग है, स्नानागार का जो प्रयोग है, वो अनुष्ठानिक स्नान में है। अनुष्ठानिक स्नान में है बच्चे। अनुष्ठानिक स्नान का मतलब होता है कोई पूजा पाठ, किसी तरह का त्योहार हो, उसके स्नान के लिए। तो इस स्नानागार का प्रयोग उस अनुष्ठान के लिए, उस पाठ के लिए या उस उत्सव में पूरे लोग जो हैं इस स्नानागार में क्या करते थे? स्नान करते थे। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? तो आप वीडियो पॉज करके सारी बातें लिख सकते हैं बेटा। आप देखिए सब कुछ आपके सामने है। चलिए अब जरा हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं बच्चे। अब जो हमारा अगला पॉइंट है वो है समाधान। जरा सीखते हैं कि समाधान की प्रक्रिया क्या थी और कैसे करते थे। ठीक है बच्चे, अभी हम समझेंगे समाधान होता क्या। पहले मैं मिटा दूं, सारे पॉइंट्स देख लिए बच्चे आपने? ठीक है, चलिए जरा समाधान को सीखते हैं। ना
बच्चा हमारा अगला पॉइंट है समाधान। समाधान बच्चे, समाधान का मतलब है मरे हुए लोगों को किस तरीके से दफनाया जाता था या क्या किया जाता था, उसी को क्या कहते हैं, समाधान। तो बच्चे याद रखिएगा कि समाधान से भी कहीं ना कहीं सामाजिक और आर्थिक विभिन्नता का पता चलता था। लेकिन प्रश्न है कि क्या वाकई समाधान की प्रक्रिया से सामाजिक और आर्थिक विभिन्नता थी? ठीक है बच्चे, याद रखिएगा जब समाधान का अध्ययन किया गया तो उसमें इस चीज को भी देखा गया कि हाँ यहाँ पर सामाजिक आर्थिक विभिन्नताएं थी या नहीं थी। जैसे बच्चे आपको याद होगा मिस्र का पिरामिड, तो बच्चे याद रखिएगा कि मिस्र के जो पिरामिड हैं वो कहीं ना कहीं कुछ पिरामिड हड़प्पा सभ्यता के भी क्या थे, समकालीन थे। और जो मिस्र के पिरामिड थे उनमें कुछ पिरामिड राजकीय पिरामिड थे जिनमें राजाओं के साथ आभूषण, बर्तन, दास दासियां, गुलामों को भी क्या किया जाता था, दफना दिया जाता था, ताकि मृत्यु उपरांत भी राजा को इन चीजों की जरूरत पड़े। तो कहीं ना कहीं वो बताता था कि जो बड़े लोग हैं, राजा महाराजा हैं, उनके दफनाने की कला कुछ और होगी और साधारण लोगों की कुछ और होगी। तो इसी चीज को बच्चे हमें हड़प्पा सभ्यता में देखना है कि क्या हड़प्पा सभ्यता में समाधान की प्रक्रिया से क्या हमें सामाजिक और आर्थिक विभिन्नता का भी पता चलता है। तो बच्चे चलिए सीखते हैं। पहले याद रखिएगा कि मृतकों को गर्तों में दफनाया जाता था। इस बात को याद रखिएगा बच्चे कि हड़प्पा सभ्यता में मृतकों को किस में दफनाया जाता था, गर्तों में दफनाया जाता था। तो हमने ये देखा बच्चा कि हड़प्पा सभ्यता के जो मृतक हैं, मरे हुए लोग हैं, उनको किस में दफनाया जाता था, गर्तों में दफनाया जाता था। ठीक है, और याद रखिएगा बच्चे गर्त भी भिन्न भिन्न होते थे, ऐसा नहीं था कि सभी गर्त एक जैसे होते थे। तो इस बात को भी याद रखिएगा कि गर्त जो क्या था बच्चे, भिन्न भिन्न होता था, जिससे पता चलता था कि वाकई सामाजिक और आर्थिक अंतर था। तभी तो बच्चे गर्त अलग अलग होते थे। कुछ गर्तों में तो क्या होता था बच्चे, वो ईंट की चिनाई भी होती थी। इस बात को भी याद रखिएगा कि कुछ गर्तों में ईंट की चिनाई करते थे। ईंट की क्या करते थे, चिनाई करते थे। यानी कुछ ऐसे गर्त होते थे जिसमें मृतक को दफनाया जाता था, तो उसके ऊपर ईंट का क्या करते थे, चिनाई कर देते थे, ईंट लगा देते थे। क्लियर है बच्चे? अच्छा, फिर केयर कीजिएगा कि कुछ कब्रों में मृद भांड और आभूषण भी मिले हैं। इस बात को याद रखना है बच्चे कि कुछ गर्त में या कब्र में। क्लियर है बच्चे? आप ऐसे सोचिए कि कुछ गर्त में या कब्र में। ठीक है बच्चे ना, एक ही शब्द है। तो कुछ गर्त में हमने क्या देखा बच्चे कि आभूषण भी मिले हैं। क्या मिले हैं? आभूषण भी मिले हैं एवं मृद भांड भी मिले हैं। आभूषण भी मिले और क्या बच्चे मिले हैं, मृद भांड मिले हैं। आभूषण मतलब गहने और मृद भांड का मतलब होता है बच्चे मिट्टी के बर्तन। मैंने आपको पहली क्लास में समझाया था। तो याद रखिएगा कि हम ये देख रहे हैं कि कुछ जो कब्र हैं उसमें मृद भांड भी मिल रहे हैं और आभूषण भी मिल रहे हैं। और याद रखिएगा कि आभूषण स्त्री एवं पुरुष, स्त्री एवं पुरुष दोनों में आभूषण मिले हैं। दोनों में क्या मिले हैं बच्चे, आभूषण मिले हैं। तो आप इस बात को भी याद रखिएगा कि स्त्री एवं पुरुष अगर दोनों के कब्र में देखा जाए बच्चे, तो दोनों के कब्र में क्या मिले हैं, आभूषण मिले हैं। और याद रखिएगा कि 1980 के दशक में एक कब्रिस्तान में देखा गया। बच्चे यहां केयर कीजिएगा कि 1980 के दशक में एक कब्र में खोपड़ी के साथ बच्चे कुछ चीजें मिली हैं। जैसे आप जानते हैं ना, शंख के छल्ले मिले हैं बच्चे। याद रखिएगा क्या मिले हैं, शंख के 3 छल्ले एक खोपड़ी के साथ ये भी मिला है बच्चे, हमें याद रखना है। शंख के 3 छल्ले मिले हैं। फिर याद रखिएगा जैस्पर के मणके मिले हैं बच्चे। जैस्पर का मतलब है
उपरत्न, छोटे मोटे रत्न होते हैं बच्चे, उसके मन के मिले हैं, जिनको हम आभूषण में उपयोग करते हैं। ठीक है, तो हमने देखा शंख के 3 छल्ले मिले हैं, जैस्पर के मनके मिले हैं, और याद रखिएगा सूक्ष्म मनकों का भी आभूषण मिला है। सूक्ष्म मने छोटे, सूक्ष्म मनकों का भी, सूक्ष्म मनकों का भी क्या मिला है? आभूषण मिला है। तो ये हम देख सकते हैं बच्चे कि एक व्यक्ति के कब्र में ये मिला है जो बताता है कि जरूर उसकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या होगी? अच्छी होगी। अच्छा, फिर याद रखिएगा बच्चे कि कहीं कहीं ये भी देखा गया है कि तांबे का दर्पण भी मिला है। इस बात को भी याद रखिएगा कि कहीं कहीं तांबे का क्या मिला है? दर्पण भी मिला है। लेकिन फिर भी बच्चे इन सबको देखने के बाद ये लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में इतना विश्वास नहीं था। इस बात को भी याद रखिएगा कि सब कुछ देखने के बाद भी यह देखा गया है कि बहुमूल्य वस्तु को दफनाने में इनका विश्वास नहीं था, इनका विश्वास नहीं था। क्योंकि बच्चे ठीक है, ये चीजें कुछ कब्रों में मिली है, सब में नहीं मिली है, जिससे ये लगता है कि इन लोगों को बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने का क्या था? किसी तरह में ऐसा कोई विश्वास नहीं था। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? तो देख सकते हैं कि सारे पॉइंट्स आपके सामने हैं ना। तो चलिए, हमने समाधान की प्रक्रिया को भी अच्छे से सीखा। अब जरा देखते हैं बच्चे विलासिता के वस्तुओं की खोज। अब विलासिता का मतलब क्या होता है बच्चे? लग्जरियस लाइफ, अच्छी लाइफ। तो जरा देखते हैं कि यहां पर विलासिता की वस्तुएं हैं या नहीं, या उनकी खोज हुई है या नहीं। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? ठीक है, चलिए हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं और अच्छे से सारे पॉइंट्स को सीखेंगे। उसके बाद सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। आपको क्वेश्चन और भी मिलेंगे बच्चे, विद आंसर मिलेंगे, सारे एमसीक्यू मिलेंगे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अच्छे से बस मेरी बात को, सारे पॉइंट्स को सुनते रहिए। क्लियर है ना बच्चे? हमारा अगला पॉइंट है विलासिता के वस्तुओं की खोज। विलासिता के वस्तुओं की खोज। बच्चे एक बात याद रखिएगा, जैसे अभी आपने समाधान की प्रक्रिया में यह देखा कि क्या समाधान की प्रक्रिया सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं में थी या विभिन्नताएं बताती थी, उसी तरह याद रखिएगा बच्चे कि विलासिता की वस्तुओं की खोज भी सामाजिक विभिन्नता को पहचानने की क्या थी? एक विधि थी। इस बात को भी याद रखिएगा बच्चे कि यह भी सामाजिक विभिन्नता को पहचानने की, यह भी सामाजिक विभिन्नता को पहचानने की एक विधि थी। पहचानने की क्या थी बच्चे? एक विधि थी। जिस तरह समाधान की प्रक्रिया में आपने देखा कि किस तरीके से सामाजिक और आर्थिक विभिन्नता थी, उसी तरह बच्चे विलासिता की वस्तुओं की खोज भी एक विधि है सामाजिक विभिन्नता को पहचानने की। ठीक है, जैसे मान लीजिए बच्चे रोज उपयोग की वस्तु जो पत्थर या मिट्टी से बने होते थे। इस बात को याद रखिएगा बच्चे कि रोज उपयोग की वस्तु, रोज उपयोग की वस्तु जो किससे बने होते थे? मिट्टी एवं पत्थर से बने होते थे। मिट्टी एवं पत्थर से बनते थे। यानी वहां के लोग जो रोजमर्रा उपयोग करते थे अपने डेली लाइफ में, रोज में जो बच्चे सामान यूज करते थे, वो किससे बनते थे? पत्थर से बनते थे या मिट्टियां से बनते थे। जैसे एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं बच्चे, जैसे चक्कियां जो होती थी, ठीक है। उसके बाद बच्चे मृद भांड, सुइया, झावा, मृद भांड, सुइया, झावा आदि। तो याद रखिएगा बच्चे, ये रोज उपयोग की वस्तु थी और ये सब साधारण किससे बना होता था? मिट्टी से बना होता था। और किससे बना होता था? पत्थर से बना होता था। और इसकी खूबी क्या थी बच्चे? ये सर्वत्र पाई जाती थी। ये क्या था? सर्वत्र पाई जाती थी। इसका मतलब क्या है कि ये साधारण वस्तु थी, क्योंकि ये रोज उपयोग में आ रही है, मिट्टी और पत्थर से बन रहे हैं और ये हर जगह पाई जा रही है, तो ये कोई दुर्लभ वस्तु थोड़ी होगी। याद रखिएगा बच्चे
कि इतिहासकार दुर्लभ वस्तु या महंगी वस्तु उसे कहेंगे जो कीमती हो और जटिल तकनीक से बनी हो। इस बात को याद रखिएगा बच्चे कि दुर्लभ वस्तु वो होगी जो जटिल तकनीक से बने। किससे बने? जटिल तकनीक से बने या कीमती हो, या क्या हो? कीमती हो, तब हम उसे क्या कहेंगे? दुर्लभ वस्तु। जबकि ये वस्तु बच्चे साधारण है, ये हर जगह पाई जा रही है, मिट्टी और पत्थर से बन रही है। इसका मतलब है कि दुर्लभ वस्तु हम उन्हें समझेंगे जो या तो जटिल तकनीक से बने हैं बच्चे, या फिर वो बहुत ही क्या हो? महंगी हो। जैसे देखिए बच्चे, जैसे क्या है? फेयोन्स। जैसे क्या है? फेयोन्स। बच्चे याद रखिएगा, फ्योन्स जो है बहुत ही क्या होता था? ये दुर्लभ वस्तु थी। क्यों? क्योंकि ये रेत के जो चूड़े होते थे बच्चे, पीसे हुए बालू को रंग के साथ मिलाकर, लसलसे पदार्थ के साथ मिलाकर पकाकर बनाई जाती थी। याद रखिएगा बच्चे कि फ्योन्स जो है वो बालू, जो रेत होता था, बालू उसका चूड़ा यानी रेत को लेकर चिपचिपे पदार्थ के साथ मिलाकर, रंग के साथ मिलाकर पका करके बनाई जाती थी। इसका मतलब है फ्योन्स क्या थी? यह कीमती वस्तु थी और दुर्लभ वस्तु थी। और याद रखिएगा बच्चे कि ये जो थे ये छोटे पात्र भी होते थे। फ्योन्स क्या होते थे? ये छोटे पात्र होते थे। क्यों? क्योंकि एक तो ये दुर्लभ थे और जटिल तकनीक से बने थे, और ये छोटे पात्र होते थे। और याद रखिएगा बच्चे कि दुर्लभ वस्तु हर जगह नहीं मिली थी, पर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में ये केंद्रित थी। इस बात को हमें याद रखना है बच्चे कि ये जो दुर्लभ वस्तु थी हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो में केंद्रित थी। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो में क्या थी बच्चे? ये केंद्रित थी। इसका मतलब है कि जटिल और दुर्लभ वस्तु जो थी बच्चे, जो जटिल तकनीक से बनी थी और कीमती थी, जैसे फ्योन्स, ये छोटे होते थे, और ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में क्या थे बच्चे? केंद्रित थे। और याद रखिएगा कि सोना भी आज की तरह बहुमूल्य था। इस बात को याद रखिएगा कि सोना भी आज की तरह क्या था? बहुमूल्य था। तो देख सकते हैं बच्चे कि विलासिता की वस्तुओं के से भी हम हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक विभिन्नता को पहचान सकते हैं। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? तो सब कुछ पढ़ो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।